हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, पिछली क्लास हमने देखा था बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट्स वंडरफुल ना, कितना शानदार है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हमने ये भी देखा था, आपको याद होगा कि जो मासिव बॉडीज होते हैं या मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होते हैं उनके ऊपर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत बहुत लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं कहूँ फेल हो जाता है, बट मैं कहूँ उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत इनसिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी आती है, राइट। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने देखा था अभी पिछली क्लास में। ओके, सो डियर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसका सिग्निफिकेंस, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये जो छोटे मास वाले हैं उनमें जो उनकी अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा होती है। ऐसा घरों में नहीं होता है कि जब कोई लड़का होता है या बच्चा होता है, लड़की होती है, वो थोड़ा बहुत बात मम्मी पापा नहीं मानती या मानता थोड़ा बहुत, तो कहते चलो ठीक है, इतना से दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बहुत ज्यादा नहीं मानता है या मानती है तो उसको लोग थोड़ा सा पनिश करते हैं या समझाते हैं या पुश करते हैं। मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूं कि जब अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता दायरे में होती है, बहुत कम होती है, तो उसको बहुत हम लोग एम्फेसाइज नहीं करते, उसको नोटिस नहीं करते। वो इतना कम होता है कि मैं कैलकुलेट करके हमने लास्ट क्लास में देखा था। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास में नहीं देखा है वो इस बार जरूर जाके देख लें। तो हम इसके सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे कि कितना सिग्निफिकेंट है ये। तो इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। ये बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। नाउ कंप्लीमेंट्री वेरिएबल्स, इट्स वंडरफुल ना बच्चों, बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स लाइकवाइज वी हैव डिस्कस इन केस ऑफ जब हम लोग कहते हैं कि खुश रहो तो बहुत खुश होते हैं तो पढ़ाई नहीं करता है, कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करता है फिर बहुत ज्यादा इसमें घुस जाता है, खुशी गायब हो जाती है, चेहरे पे स्माइल गायब हो जाती है। ये दोनों कैसे होता है? कहते हैं एग्जाम के लिए बहुत सोचो, कहते फिर प्रेशर मत लो, सोचेंगे तो प्रेशर आता ही है, लेकिन नहीं सोचेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। कि बड़ा इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स, दोनों के बीच में, दोनों एक साथ कम नहीं हो सकता। यू हैव टू ऑप्टिमाइज द मैक्सिमाइज द रिजल्ट। सो द कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स वी हैव सीन एनर्जी, टाइम, एनर्जी, पोजीशन, देखा बच्चों ना, लेमडा पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन, मोमेंटम पोजीशन, ये सब क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स, या क्या बोलते हैं इनको? कंजुगेट वेरिएबल्स। याद है ना आप लोगों को? समझ में आते बच्चों क्या बोलना है? यस, ये सब मैं डिस्कस कर रहा था, हमने पिछली क्लास में ये सब पढ़ा हुआ था। अब इन्हीं सब बातों के बिहाफ पे एंड मैंने कहा था बोर्स मॉडल से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। So let's have a question, check your memory में, let's have a question on the Bohr's model बच्चों। The kinetic energy of an electron in the second Bohr orbit of a hydrogen atom is, हाइड्रोजन एटम के सेकेंड बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा? ओके, ये बोर्स मॉडल से क्वेश्चन है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो और थोड़े बहुत अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल दिया जिसमें थोड़ी एनर्जी लगे। होता क्या है ना बच्चों कि ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि आसान चीजें ही पढ़ाते हैं, आसान चीजें ही करवाते हैं, तो बड़े फेमस हो जाते हो। बच्चों को खूब मजा भी आता है कि वाह ग्रेट, सब समझ में आ रहा है, लेकिन उनकी औकात एग्जाम में मालूम चलती है जब एग्जाम में सवाल नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ाया ही नहीं। तो हम लोगों को वो भी पढ़ना है जो थोड़ा दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करे, हमको सोचने के लिए मजबूर करे। और सच्ची बात तो ये है ना कि जो ऐसे सवाल होते हैं वही आपको मजबूत बनाते हैं, वही आपको नए सवालों से लड़ने के लिए हौसला देते हैं, वही आपको धारदार करते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा अहमियत देना चाहिए, राइट। वैसे फॉर्मूला बेस्ड आसान सवाल पूछा, आपने उत्तर कर दिया तो सबको पता है। यस, सो वी शुड ट्राई इट। चलिए बच्चों, आई एम जस्ट सेइंग इट बिकॉज आप सभी लोग इसको एनर्जी से लोगे, मैं इसलिए बातें कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि सर आप तो बहुत कठिन, मैं कठिन नहीं पढ़ा रहा,
मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, मैं वो कर रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं आपको मजबूत करने जा रहा हूँ इन सवालों के माध्यम से। बी रेडी फॉर दिस। लेट्स सी बच्चों, कितना आसान है। देखो हम सबको पता है ना कि MVR इज इक्वल टू NH/2π। बोले यस नो। इसमें सिर्फ 3 बातों का यूज करूंगा। बात नंबर 1, दूसरी R इज इक्वल टू R0N²/Z। तो Z यहाँ कितना होगा 1, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम। नाउ बच्चों यहाँ R0 की वैल्यू कितना दिया हुआ है A0, तो A0N² हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये यूज करूंगा। और तीसरी बात क्या यूज करूंगा मैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। इनमें से कौन सी बात है जो आपको नहीं पता, जरा हमको वो बता दो। तीनों पता है आपको, राइट। तो हम इन दोनों का यूज करके ये काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले हैं, बिकॉज क्वेश्चन हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। रेडी बच्चों, चलिए कम ऑन। सो ये यहां से आ गया बच्चों, mv इज इक्वल टू NH/2πr। ओके, mv इज इक्वल टू NH/2πr। चलो इसको स्क्वायर कर दो, m²v² इज इक्वल टू, थोड़ा ये सब करना हमको सीखना पड़ेगा, 4πr²। ओके ठीक है बच्चों, हमको क्या करना, हम कहने लाना है ½ mv²। तो इसको अगर मैं m से डिवाइड कर दूं और मतलब 1/2m से गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा ½ mv²। तो 1/2m से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2m। ओके बच्चों, 9 ये क्या हो गया, देखो ये हो गया N² H²/4 दूनी 8 πmr²। बोलिए यस नो। 9 मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, मेरे साथ साथ लिखते भी रहना है बच्चों। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब R की जगह ये आखिरी वाला R0N² कर दो। क्या देखो N² H²/8 πmr²। R की जगह रख दो, ये जगह R0², देखो R की जगह रखो R0N², ये हो जाएगा N⁴। यस में बच्चों। चलिए अब हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी बच्चों, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट की बात किया जा रहा है। n की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, n की वैल्यू 2 कर देते हैं हम लोग। ओके, नाउ सी कितना आ गया, ये H², तो ये N² है, N⁴ है तो N² हो जाएगा। तो 2² मतलब 4, 4/32, 32। बोलो बच्चों, ये N⁴ तो N² आ जाएगा। N इज इक्वल टू 2, तो 2² इज 4, 4 × 2 इज 32, 32 πmr02। ओके चलिए देखते हैं कौन सा मिल रहा है, H²/32 πm। R0 कितना है यहाँ पे, A0 दिया है, A0 का स्क्वायर। सो आंसर विल बी C, आंसर इज C। हाँ ठीक है, ओके गुड 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 बेटा, π² यहाँ पर है। ओके ठीक, बहुत अच्छे। तो मैं फिर से एक बार रिपीट मार देता हूं ताकि देखता हूं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। नाउ लेट्स सी, वी हैव जस्ट यूज्ड 3 इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज mvr इज इक्वल टू NH/2π। हमने इसका r को उधर कर दिया, ओके r को इधर ले आओ, फिर स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा m² v² इज इक्वल टू N² H²/4 π² r²। बोलो यस नो। नाउ हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना बच्चों, तो हम ½ mv² चाहिए, हम इसको बाई 2m से डिवाइड कर देते हैं, बाई 2m, इसको भी बाई 2m से डिवाइड कर दिया तो दोनों बराबर रह जाती। क्या हो गया, ½ mv², दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो पूछा गया है। तो यहाँ ऐसा करेंगे बच्चों हम लोग कि कितना हो जाएगा, N² H²/4 दूनी 8 π² m, ये r² की जगह r इज इक्वल टू R0N², मतलब A0N², ये हो जाएगा A0² N⁴। बोलिए बच्चों यस नो। नाउ ये हो जाएगा बच्चों N² यहाँ बच जाएगा, n की वैल्यू 2 कर दोगे, आंसर नंबर C बिल्कुल मैच कर जा रहा है। बोलो
थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको सही मान लो तुम, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। और क्या फ़ायदा है इसका, इसमें बहुत दुखित नहीं होना बेटा, है ना। हम जब अभी गलतियां करते हैं और दुख होता है, अरे यार मिस्टेक हो गई, तो जानते क्या होता है, दिमाग में इंप्रेशन पड़ता है। तो एग्जाम में जब वो सवाल आता है ना, तो हम सही तरीके से अटैक करते हैं कि वो ये गलती हमने किया था परीक्षा में, नहीं करना है अब। तो क्या सभी लोग समझ में आ गए अब? नेक्स्ट, अब आज का कंटेंट वो मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। आज हम लोग बहुत खूबसूरत चीज पढ़ने वाले हैं। ये तो उसका छोटा सा हिस्सा बच्चों, फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। ये हमने कई और बार देखा है, यहाँ फिर हम क्यों देखने जा रहे हैं, लेट्स सी। हमने कहा कि हम किसी का फेलियर क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उसका फेल होना एक दूसरे थियरी, दूसरे मॉडल को जन्म देता है। लोग सोचते हैं अच्छा ये गड़बड़ हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ, अच्छा ये गड़बड़ी थी इसमें, तो इस गड़बड़ी को दूर करो, नई चीज खोज के ले आओ, है ना। तो हमेशा जब हम नया काम करते हैं बच्चों, तो इसका फायदा होता है कि उसके पहले जो गलतियां हुई रहती हैं वो हमें सीख देती हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल बताने जा रहा हूं, राइट। लेट्स सी। तो पहली बात, बोर साहब कहते हैं, मैं इसका आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। बोर साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अगर बच्चों ये मेरा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर मारता है, ऐसे चक्कर मारता है, एकदम ऐसे चक्कर मारता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि फिक्स पोजीशन पे चक्कर मार रहा है। इट्स लाइक द पार्टिकल, नॉट लाइक द वेव। इलेक्ट्रॉन इज नॉट बिहेविंग लाइक द वेव। अगर इलेक्ट्रॉन वेव होता बचता ऐसे जाता, ऐसे आता। तो बोर साहब ने इसकी चर्चा नहीं की। बोर साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन जो ऐसे चक्कर मारता है, रेड वाले टाइप में, ग्रीन की तरह नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के डुअल बिहेवियर को बोर साहब इग्नोर करते हैं। बोर साहब इसके विषय में मतलब उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। मतलब एक होता है उसको कंसीडर नहीं करना, दूसरा है कि उसके अगेंस्ट काम करना। ये पार्टिकल बिहेवियर मान के चल रहा है। इसलिए हम लोग बोर साहब के मॉडल को सेमी क्वांटम मॉडल के भी कहते हैं, आधा क्वांटम मॉडल, राइट बच्चों। तो चलिए, तो ये डुअल बिहेवियर को नहीं मानते, ये मानते हैं पार्टिकल बिहेवियर कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, पार्टिकल है। ओके, उन दिनों ये चर्चा भी चल रही थी। दूसरी बात, कंट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आप देखो बच्चों, इसमें जो बोर साहब का मॉडल है, बहुत ध्यान सीखना आप लोगों को, नोट भी करते रहना है। तो इसमें जो है बोर साहब इलेक्ट्रॉन की किसी भी रेडियस के लिए उसका रेडियस बता रहे हैं और उसकी वेलोसिटी बता रहे हैं। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब n = 1 के लिए, n = 2 के लिए, क्या रेडियस कितना होगा, रेडियस r = r0 n²/z। क्या वेलोसिटी कितना होगा, क्या वेलोसिटी = v0 z/n। तो बोर साहब साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी दोनों बता रहे हैं। हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, आप गलत कर रहे हो। इट्स इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, नो यू कैन डू। इसमें गलती होगी ही होगी। इसमें हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि ये कैलकुलेशन में डेल्टा आर होगा, यहाँ कैलकुलेशन में डेल्टा वी होगा, जो कि बोर साहब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं, कहते हैं ये असंभव है। तो इस तरह से बोर साहब का मॉडल जो है फेलियर रहा। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब दोनों को एक साथ निकाल दिया, ये दो अलग बातें हैं। और दूसरा डुअल बिहेवियर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसके वेव बिहेवियर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बोर्स मॉडल बच्चों फेलियर रहा। चलिए एक वीडियो देखते हैं हम लोग, समझ आए आप लोगों को, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं बच्चों, लेट्स सी इट। देखो ये एक दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में इसको टहला रहे हैं, राइट। बहुत ही है ना, सिंपल सा है। और कहते हैं जबकि इसके डेल्टा वी में 10⁴ मीटर पर सेकेंड इसके जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी होगी, और उसको अगर हम लोग मिनिमाइज करके कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वी की वैल्यू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो कैन वी नेग्लेक्ट, क्या मैं 10,000 मीटर पर सेकेंड को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी बोर साहब निकाल रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, सही नहीं है। और इसलिए लोग सोचने के लिए मजबूर हुए कि मतलब ये मॉडल इसीलिए सारी बातों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। कौन सी बात? फाइन स्पेक्ट्रम। कौन सी बात? मैग्नेटिक फील्ड में उसका स्प्लिट कर जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट कर जाना। मतलब ये पूरी तरह बात समझा नहीं रहे हैं, इनका तो सोच ही गलत है। ये सही, मतलब वो सही सिद्धांत, सही प्रिंसिपल को लेकर चल ही नहीं रहे हैं।
ये इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक, सो इट मस्ट हैव ड्यूअल बिहेवियर। तो बच्चों एक नया मॉडल आया, उसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी? यस, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ वैगन of mass 2000 kg whose position is known to be an accuracy of plus minus 10 meter. So we have to calculate the uncertainty in velocity. Just do it बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको मास दिया हुआ है 2000 kg, राइट? सो मास इज वेरी हैवी, सो डेफिनेटली अगर ये इसकी वैल्यू बहुत ही कम आने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। हमको पता है बच्चों डेल्टा एक्स into delta v is equal to not is equal to is greater than or equal to h by 4 pi m। हमने कहा था जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसके इन दोनों की अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन उतना कम होगा, मतलब दोनों की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। एंड अगर हम ऐसा काम करते हैं कि उसमें एरर कम से कम हो, मिनिमम एरर हो, फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी, अगर अनसर्टेनिटी कम हो बच्चों तो वहां पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई m होगा। हमको बच्चों डेल्टा एक्स दिया हुआ है, डेल्टा एक्स कितना होगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 10, सो इट विल बी 20 मीटर, मतलब उस पोजीशन से 10 या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, सो इट विल बी 20 मीटर। यस नो बच्चों? मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको सही प्लेस किया होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट डेल्टा वी एंड इट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। मैं सभी एसआई यूनिट में रख रहा हूँ बच्चों। डेल्टा एक्स भी एसआई यूनिट में 20 हो गया, 4 तो 4 होता ही है, पाई 3.14 हो गया, इंटू मास इज 2000 kg। ठीक है, चलिए जरा इसको कैलकुलेट किया जाए। लेट्स सी, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते बच्चों वैल्यू कितनी आएगी? लेट्स सी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये है हमारा 2000, 3 शून्य यहाँ और एक यहाँ, 4 जीरो ऊपर गया तो ये 10 की पावर माइनस 38 हो जाएगा। बोलिए यस नो? माइनस 38, ये हो गया 4 तिहाई 12 दूनी 24 तिहाई 72, अराउंड 1/12 के आसपास आएगा। डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1/12, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 38। अगर मैं इसको 100 कर लेता हूं तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 40/12, 12/96 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा कि इसकी वैल्यू जो है, मतलब जो मेरे हिसाब से आई, 10 की पावर माइनस 39 कह लो या 40 कह लो मीटर पर सेकेंड। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो वी मस्ट हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन। यस, लेट्स सी, इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 40 के आसपास में, या 39 भी चलेगा, बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ अप्रोक्सीमेशन हियर। तो ये वैल्यू इतनी कम है कि उसको कंसीडर करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस वैगन के ऊपर नहीं लग रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि लग तो रहा है बट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, राइट, इनसिग्निफिकेंट है। ओके बच्चों, सो नाउ नेक्स्ट, क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। वाओ, ग्रेट, वंडरफुल थिंग यार। ये एक ऐसा कंटेंट है बच्चों, क्लासिकल एंड क्वांटम, ऐसा कंटेंट है जिसको लेके लोगों में हमेशा डाउट रहता है कि क्या है, क्यों ऐसे पढ़ते हैं, मतलब एक रहस्यमयी टाइप की चीज बना रहता है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस रहस्य को थोड़ा इसके पर्दा उठाऊं, आपको मजा आए। आर यू रेडी? आप लोग रेडी हो? क्लासिकल एंड, मैं पता है आज का पूरा चैप्टर, आज का पूरा दिन इसी पर डिवोट करना चाह रहा था कि आपको समझाऊं दोनों में डिफरेंस क्या है, बट यू नो हमारे पास इतना टाइम नहीं है और इतना हमारे कंटेंट में नहीं है, बट थोड़ा डिस्कस करने से आप में एक यू नो आइडिया डेवलप होता है, आपको मजा आने लगता है। अभी तक जितना भी साइंस पढ़ा आपने ना, सबसे खूबसूरत चीज ये है क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसकी शुरुआत होने जा रही है। मतलब इट्स लाइक यू नो इमर्जिंग साइंस में सबसे बड़ी चीज है ये क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो लेट्स सी, चलिए हम देखते हैं क्या चीज आखिर है। पहले क्लासिकल मैकेनिक्स क्या चीज होता है? क्लासिकल जैसा कि शब्द साउंड करता है, वर्ड एज वर्ड इटसेल्फ साउंड, कि ऐसी कोई चीज जो मतलब ट्रेडिशनली बहुत पहले से
हमारे मन में डेवलप हो गई हो, हमने देखा हो चीज़ों को, या हमने नहीं, हमारे मतलब लाखों से हजारों सालों से लोग देखे हैं, सुने हैं, आइडिया डेवलप हुआ। जैसे हम जब पैदा हुए देखे ये तो नीचे गिर रहा है, तो हमने भी, हमको चाहे हम नियम बनाए हों या ना बनाए हों, हमको मालूम चला है नीचे गिरता है। हमने देखा कि सूरज जो है सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है, तो एक बार हमें आइडिया डेवलप हो गया, अच्छा अभी सुबह है कि शाम है, सुबह है तो सूरज उगेंगे। फिर बारिश का होना, हम कुछ भी और देखते हैं अपने आसपास में, बॉल खेलते हैं हम लोग, बॉल थ्रो करते हैं या साइकिल चलाते हैं हम लोग, तो आइडिया डेवलप होता है कहाँ हम किसी को ओवरटेक करने वाले हैं, है ना। या छोटी छोटी चीज़ें, बच्चे बचपन में ही छत से कुछ फेंक दिया, देखते हैं छत ऐसे गिरा है, वो सीधे नहीं गया, ऐसे गिरा है, तो फिर वहाँ फेंकना, तो आइडिया डेवलप, अच्छा वहाँ ऐसे फेंकना है। तो क्लासिकली मतलब एक ऐसी चीज़ जो ओवर द टाइम एक्सपीरियंस के वजह से या देखते हुए हमारे मन के अंदर आइडिया डेवलप हुआ, और फिर कुछ महान लोगों ने, वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर फॉर्मूले देना शुरू किया कि अभी इस जो बॉल को थ्रो कर रहे हो, या किसी की एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा, ये सब बात की चीज़ें हैं। पहले तो हम देख देख के आइडिया डेवलप कर रहे थे कि हम इसको इतना तेज से मारेंगे तो इतना कटेगा, या इतना गहरा होगा, इतना गड्ढा होगा, या पानी में रिपल्स जो आते हैं, या बहुत से तैरने उड़ने का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो या हम पानी में फ्लो हो रहा है धारा, तो हम कहाँ करें कि वहाँ तक पहुँच जाएं, धारा के उल्टे दिशा में जा रहे हैं, धारे की तरफ से जा रहे हैं, अरे गेटिंग में कि आपके दोस्त वहाँ पर है, कोई बह के आ रहा है, तो कहाँ उसको रखें कि आपके दोस्त के पास जाके मिल जाए, उसका चप्पल मान लो स्लीपर है, उसको देना है, फेंकेंगे तो बीच में गिर जाएगा, तो ऐसे जब फेंकोगे बह के वहां तक चला जाए। तो बाय द एक्सपीरियंस हमको आइडिया लगा। बाद में कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर फार्मूले दिए, जिन फार्मूले का यूज करके हम लोग एग्जैक्ट चीजों को निकाल पाए थे। और पता है हमको एक बार आइडिया लग गया, मतलब पानी का धारा उतना ही है हमको, या बॉल है, बॉल हम थ्रो कर रहे हैं, हमको आइडिया लगा कि इतना वेलोसिटी से फेंकेंगे, इतना ऊपर फेंक तो वहां जाएगा, तो हम लोग फिर वही थ्रो करना शुरू किए। मैं आपको और कोई मजेदार चीज बताता हूँ। जैसे हम लोग पत्थर मारते थे बचपन में ना, ऐसे कौन कितना दूर फेंकता है, आपने भी किया होगा बचपन में। तो देखते थे हम कि जब बहुत नीचे फेंक रहे हैं तो वो जाके नीचे गिर गया, बहुत ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर चला गया, उसकी फिर दूरी कम हो गई। तो अपने से आदमी अंदाजा करके देखो, न बहुत नीचे फेंकना है न ऊपर फेंकना है, एक बीच में एंगल लेके फेंकना है तो दूर तक जाएगा। बाद में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, तो निकल के आता है कि हम 45 डिग्री फेंकेंगे 45 डिग्री पे, न एकदम स्ट्रेट ऐसे न ऐसे, 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करता है। तो बहुत सारी चीजें हम अपने से करते रहते हैं बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही शानदार है, वैज्ञानिक है, उसका कैलकुलेशन बहुत ही शार्प और एग्जैक्ट होता है। ये जो कंटेंट है बच्चे, तो इसको मजेदार तरीके से सुनिएगा आप लोग। इसका जो, जैसे आप साइकिल चलाते हो तो शुरू में लगता है कि यार साइकिल चला रहे हैं, पता नहीं कौन कहाँ से आ जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मुझे तो अच्छी तरह याद है, डर लगता था। बट अभी फिर क्या हो जाता है कि हमको एकदम आइडिया लग चुका है, हम सोचते भी नहीं है, उधर से कोई आ रहा है, बीच में गड्ढा है, तो हमारी स्पीड अपने आप ऐसे हो जाती है कि या तो गड्ढे के पहले या गड्ढे के बाद हम ओवरटेक करते हैं दूसरे को। हमको आइडिया लगता है कि हम कितनी स्पीड से जाएंगे तो क्या होने वाला है, एवरीथिंग। या ब्रेक का लगना, पहले ब्रेक मार दिया, शुरू में साइकिल से गए तो ब्रेक मार दिया तो साइकिल स्किड कर गई, स्लिप कर गई, बट अभी ऐसा नहीं होता है। इवन वर्स्ट सिचुएशन में भी हम टैकल कर लेते हैं। हमारा दिमाग शार्पली और एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेता है। मैं जैसे कार ड्राइव करता हूँ तो इनिशियली आई वाज इन वरी कि यार कैसे होगा, इसमें तो कार में एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच है, स्टीयरिंग संभालना है, कितना मुश्किल है, पहिया भी नहीं दिखता है, और इसमें एक्सीडेंट हुआ तो बहुत बुरा होगा, हमको जेल जाना पड़ सकता है या मार खाना पड़ सकता है। नहीं, अब किसी का हाथ पैर टूटेगा तो मार तो खाएंगे ही, तो बड़ा डर लगता था। लेकिन धीरे 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 समय के साथ ऐसा हुआ कि मैं फिर क्या देखा कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको एक अक्षर नहीं आता, मतलब एकेडमिकली जीरो हैं, वो ड्राइवर हैं अगर, तो अपना मोबाइल में बात भी कर रहे हैं, कुछ खा पी भी रहे हैं, आराम से गाड़ी भी चला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, उनको मालूम है कहाँ, एकदम थोड़ा बजा चले जा रहे हैं, थोड़ा सा बजा के चले गए, हॉर्न टाइम पे बजा दिया, गाड़ी को सही से, ये कैसे हुआ? ये दिमाग अपने आप कैलकुलेट कर लेता है, इसको बोलते हैं क्लासिकली
क्या बोलते हैं इसको? क्लासिकली। क्लासिकल मतलब समझ गए आप लोग? क्लासिकल मतलब हुआ ऐसी कोई चीज जो एक्सपीरियंस के वजह से आपके अंदर डेवलप हुआ और आप फिर हमारे महान कुछ वैज्ञानिकों ने उसके लिए फॉर्मूला देना शुरू किया। अब यहाँ पर जब मैं फॉर्मूले की बात करूंगा तो मैं न्यूटन साहब की बात करूंगा। तो न्यूटन साहब ने न्यूटन्स लॉज डेवलप किए, उससे हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एनर्जी की बातें, इंपैक्ट की बातें, टॉर्क की बातें हम लोग डिराइव करते हैं, राइट। और उससे हम लोग एग्जैक्ट उसको लोकेट भी कर लेते हैं। मान लो हमने किसी बॉल को फेंका, कोई चीज किया या कोई कहीं पर कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ वी कैलकुलेट ऑल डिटेल्स, मतलब एवरी उसके जितने भी फीचर्स हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वो सब बिल्कुल सही भी पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? क्लासिकल मैकेनिक्स, राइट। बड़ा मजा आया आपको, है ना? कुछ भी कर रहे हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? अब ये बड़ा अजीब है यार, बहुत रहस्यमयी है ये, बहुत गजब का है। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है बच्चों, एक ऐसा, अब यहां पर क्या हुआ कि सपोज करो कि इस बॉल को मैंने छोड़ा और अभी ये जस्ट नीचे, यहाँ बॉल नहीं है सॉरी, मतलब मार्कर मेरा जिसमें लिख रहा हूं, तो जस्ट नीचे गिरा और दोबारा मैं 10वीं बार छोड़ू तो वहां चला जाए, 11 में छोड़ू उधर चला जाए, 12 में छोड़ू ऊपर चला जाए, फिर उधर चला जाए। अरे ये कैसे होगा? एग्जैक्टली यही चीज तो है बच्चों। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, अगर सेम सिचुएशन में, सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए, बार बार किया जाए, तो हर बार उसका वही रिजल्ट आता है। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल एरर जो हो अलग बात हो, मतलब किसी बॉल को मैं फेंकता हूं ऐसे सीधे सीधे, या मैं इस दीवार पे इसको फेंकता हूं, मैं बार बार फेंकता हूं, तो जहां जा रहा वहीं जाएगा। अगर उसी एंगल से फेंकूंगा तो हमेशा सेम रिफ्लेक्ट करेगा उतने ही एंगल के साथ में। दैट्स अ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को, अभी आपको सिर्फ चीजें नोटिस करनी, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बच्चों बताऊं मैं कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी समझने में। जिन लोगों ने इसको डेवलप किया है, जिन लोगों ने इसको बनाया है, वो लोग खुद ही कंफ्यूज रहे कि क्या है ये है क्या चीज आखिरकार। लेकिन अब वो एक्सपेरिमेंट से वही बात आ रही है, वो वैसे ही सेटिस्फाई हो पा रहा है। मतलब कहते हैं कि अगर कोई ये कहे पढ़ लिख करके कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स समझ गया, पूरी तरह समझ गया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये समझ जाओ कि उसको कुछ नहीं आता। क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ने के बाद यही कहने वाले हो कि नाउ आई केम टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, बट यू नो आई कम टू, मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज भी हूं कि क्या चीज है। ये डाउटफुल चीज है, यहाँ पे सर्टेनिटी की बात की ही नहीं जाती है। यहाँ पे हम लोग सब कुछ संभावना की बात करते हैं। तब कहे मुझे क्वांटम समझ में आ गया तो तय बात है उसको नहीं समझ में आया। कोई कहे कि मैं क्वांटम पढ़ा हूं, बहुत पढ़ा, बहुत मजा आया, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आई, तो इसका मतलब वो कुछ समझ रहा है। ओके, ठीक है, आप लोगों को मजा आ रहा है सुन करके। चलिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी चीज है कि अगर मैं बॉल को यहां से, मतलब मैं क्वांटम की बात कर रहा हूं, अगर यहां से फेंकूंगा, वो कब होगा बताऊंगा आपको मैं। यहां से फेंकूंगा बच्चों और रिजल्ट सेम ना आए, कभी बॉल वहां चला जाए, कभी वहां चला जाए, कभी वहां, बाकी हमने फेंका सेम वेलोसिटी से, सेम एंगल से, सेम सरफेस पे, एवरीथिंग इज सेम, ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर सेम, बट रिजल्ट आर नॉट सेम, रिजल्ट सेम नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से बात करूं तो क्लासिकल मैकेनिक्स दो जगह पे होल्ड नहीं करता है, दो जगह पे। क्लासिकल मैकेनिक्स कौन सा मैकेनिक्स? जो न्यूटन साहब ने डेवलप किया, जो हम लोग ओवर द ईयर एक्सपीरियंस से सीख रहे थे और फिर उसको फॉर्मूला दिया हमने, बारिश का होना, सुबह होना, शाम होना, बॉल थ्रो करना, पत्थर मारना, है ना, कोई भी चीज है, किसी का मोशन है, एनर्जी, वेलोसिटी, उसके लिए फॉर्मूला डेवलप किया। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, आप गजब हो जाओगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। कम से कम आप तो हो जो कहो मुझे क्लासिकल क्वांटम का आइडिया लग गया है, राइट। सो यू नो, तो फॉर्मूला डेवलप किया, तो ये फॉर्मूले जो डेवलप किया न्यूटन साहब ने, जो चीजों को निकालने के लिए, उनकी गति को निकालने के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के लिए, ये फॉर्मूले दो जगह होल्ड नहीं करते हैं, दो जगह होल्ड नहीं करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आप लोग फटाफट नोट करते रहना मजे के साथ साथ में। तो लिखोगे क्लासिकल मैकेनिक्स डू नॉट
सेटिस्फाई एट या फॉर 2 केसेस, डू नॉट सेटिस्फाई फॉर 2 केसेस। 2 केसेस के लिए मैंने सोचा कि पता है आपको लाइफ टाइम में एक बार ऐसे सुनने को मिलता है, कोई एक बार ऐसा टीचर आता है जो इन चीजों को ऐसे सिखाता है, तो मैं सोचा आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट जनरेट कर देता हूँ, राइट, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये ऐसा करने से मैं जो आगे कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ वो आप बेहतर समझ पाओगे, आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो अब लोग क्लासिकल तो समझ में आ गया, क्लासिकल म्यूजिक, जो म्यूजिक हजारों सालों में प्रकृति के सानिध्य में रह के लोगों ने सीखा, प्रकृति के साथ तन्मयता बना करके, क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल लिटरेचर, वैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स है जो नेचर के हो रही घटनाओं को देखते हुए, जो प्रकृति के साथ आदमी का जो कोऑर्डिनेशन उसको देखते हुए लोगों ने फॉर्मूला डेवलप किया, उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और उन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डिफरेंट बॉडीज का मास, वेलोसिटी, एनर्जी, पोजीशन और उसके ढेर सारे फीचर्स को निकाल पाते हैं। बट ये 2 ऐसे जगह हैं बच्चों, 2 ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पे ये होल्ड नहीं करता, जहां पे इससे काम नहीं चल पाता, जहां पे हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। एक है अगर कोई वेलोसिटी, किसी कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू लाइट है ना, कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू लाइट है, कंपेरेबल टू लाइट। अब ये कंपेरेबल टू लाइट क्या मतलब हुआ? अब किसी बॉडी का वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल हो तो वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं कर पाता, वहां क्लासिकल न्यूटन सा लगाओगे तो उसका उल्टा, उसका रिजल्ट एकदम नहीं मैच करेगा। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कंपेरेबल, ही बताओ कंपेरेबल का मतलब क्या हुआ? कंपेरेबल टू लाइट का मतलब ये हुआ कि जिसकी वेलोसिटी लाइट से ज्यादा तो किसी की नहीं हो सकती है, लाइट से कम हो लेकिन आधा हो, 1/4 हो, 20% हो, 10% हो, 2% हो, कहते हैं लाइट कंपेरेबल वेलोसिटी है। 2% ऑफ लाइट, 1% ऑफ लाइट, लाइट से 150 गुना कम है, ये सभी कंपेरेबल टू लाइट है। तो इन सारे केसेस में जब हम लोग इस फॉर्मूले, क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं तो रिजल्ट मैच नहीं करता, या यूं कह लो वहां पे हम नहीं लगा सकते, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग बच्चों इसमें कुछ उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, ये फिजिक्स के विद्वान लोग बताएंगे, वहां मेरे केमिस्ट्री कोई रोल नहीं है, वहां कुछ, लेकिन ये मैं कंटेंट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आए का मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसका इससे बहुत मतलब है, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों इन जब ऐसी कंडीशन आती है जब लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी होने लगती है किसी बॉडी की, तो वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं लगता है। तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में, या यू कैन से न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग, इसको हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। इसमें न्यूटन साहब का न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ओके बच्चों, तो उसमें कुछ फेर बदल करते हैं, कुछ उसमें चेंजेस लाते हैं अकॉर्डिंगली, और फिर ये इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो मतलब ये यहाँ का हमने चला लिया, कैसे चलाया? उसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ चेंज ला करके, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करके बच्चों, जिसके विषय में डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, राइट। एक तो यहां यूज नहीं कर सकते, दूसरा तो आप मेरी बात समझ गए, क्लासिकल मैकेनिक्स यहां पर यूज नहीं करेंगे जहां पर उस बॉडी का वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल हो, लाइट से ज्यादा तो हो नहीं सकता, कम हो, 150 गुना कम हो, 200 गुना कम हो, तो वहां एप्लीकेबल नहीं है। तो उसको वहां अप्लाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ चेंज करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करके, और यहाँ यूज कर लेते हैं। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पूरी तरह समझ में तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ रहा है, लेकिन आपको आइडिया लगेगा, अरे यार बात सर ये कह रहे हैं क्या, ओ गॉट इट, ऐसा होता है, आप सरप्राइज करोगे तो समझ लेना आप क्वांटम समझ रहे हो, है ना। तो बच्चों दूसरी बात, फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, जो बॉडी जिनका मास जो है बहुत कम होता है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम। अब सोचो कि अभी तक रदरफोर्ड साहब ने या थॉमसन साहब ने, इन लोगों ने, या इवन कुछ नील बोर साहब ने भी न्यूटन्स के इक्वेशन का यूज किया। कौन सा इक्वेशन? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना। फोर्स ये क्या था ना, फोर्स इज इक्वल टू mv² बाई आर, याद है आपको? हमने कहा था ये न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो बाहर फोर्स लग रहा है v²/r, अंदर लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों बैलेंस किया मैंने। तो न्यूटन साहब के नियम का यूज करके, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब उसके डिफरेंट फीचर्स को निकालने की कोशिश किया, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। यहाँ माइक्रोस्कोपिक बॉडी में न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाओगे, क्लासिकल मैकेनिक्स लगाओगे तो फंस जाओगे, वहां वो रिजल्ट आपको मैच नहीं करेगा। और अभी इसकी चर्चा करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला आपको। अच्छा, ये जो सीख रहे थे गलत था क्या? गलत नहीं था, वो धीरे धीरे चीज डेवलप करती हैं, है ना। तो अभी के हिसाब से तो गलत ही था वो, लेकिन हमसे कहा जाए कि बोर साहब के नियम के अनुसार बताओ, तो वी विल डू दैट, ओके। लेकिन अभी के हिसाब से तो गलत ही था बच्चों। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो क्लासिकल मैकेनिक्स, और तो यहां पर इसको सॉल्व करने जो पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स। कोई बोले क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो बोलोगे माइक्रोस्कोपिक बॉडी के फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक को, वेलोसिटी को, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, पोजीशन को समझने के लिए, जानने के लिए जिस मैकेनिक्स का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। और क्लासिकल मैकेनिक्स, देखो ये जो पहला वाला है क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह का यूज करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ चेंजेस लाते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों? जिन लोग, जो इसके जो फाउंडर मेंबर्स है ना, वो लोग कहते हैं मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इसको लेके, मैं क्या क्या कह रहा हूँ, आई एम वेरी कंफ्यूज, मैं कह क्या रहा हूँ। तो कई लोगों ने बोला कि अगर कोई कहता आपसे कि मैं क्वांटम पूरा समझ गया, तो आप ये जरूर समझ जाओ कि कुछ नहीं समझा। और कोई कहता क्वांटम में पढ़ लिया हूं बट कंफ्यूज हूं, इट मीन्स वो बहुत कुछ समझने लग गया है, राइट। लेट्स सी, क्वांटम मैकेनिक्स की बातें करते हैं बच्चों थोड़ा और डिटेल में। तो क्वांटम मतलब जब हम लोग किसी के बच्चों डुअल बिहेवियर की बात करेंगे, वो ध्यान समझना, डुअल बिहेवियर की बात करेंगे, मतलब उसका पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर दोनों की बात करेंगे, राइट। जब उसमें हम लोग हाइजेनबर्ग डुअल बिहेवियर मतलब बच्चों डी ब्रॉगली इक्वेशन, ओके, हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन को फॉलो करेंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन याद है ना आपको बच्चों? उसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे। दूसरा क्या है, अगर हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मानेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब क्या? मतलब ये कि अब कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओ, तो उसको बुला के हल्का सा डांट देना है कि मैं कह रहा हूं कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चित है, और तुम कह रहे हो पोजीशन बताओ। हाउ कैन आई टेल द पोजीशन यार? कि अच्छा मतलब तुमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता है क्या? यार गजब बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स होती नहीं है। और एक बताऊंगा आपको ना, तो आप हिल जाओगे अंदर से, जो आपको आने वाले क्लास में बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज है, अभी नहीं बता सकता मैं आपको। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी हम कभी बता नहीं सकते हैं। अगर कोई बता रहा है तो वो ये क्वांटम मैकेनिक्स से काम नहीं कर रहा है। तो बच्चों अनिश्चित है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। कोई बच्चा यहाँ कोचिंग में यहाँ पढ़ाई कर रहा हो और उसके पिताजी अपना घर से निकले कि बच्चे से मिलना है, राइट। तो उनको पता है कि मेरा बच्चा जो है या तो वो हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में, या फिर वो कोचिंग में होगा, या फिर कभी कभी वो अपना फल वल खरीदने फ्रूट्स की दुकान पे चला जाता होगा, ओके। उनके पिताजी को 3 चीजें पता है, या तो मेरा बेटा हॉस्टल में होगा लोकेशन 1, या तो वो कोचिंग में होगा लोकेशन 2, या तो फ्रूट फल वल खरीदने लोकेशन 3। वो ध्यान समझना। अब क्या हुआ कि वो आएंगे, अब देखो ऐसा नहीं कि उनका बेटा सिर्फ इन्हीं तीनों जगह रहते हैं। उनका बेटा या बेटी जब हॉस्टल से कोचिंग के रास्ते में या कोचिंग से फल वाले के रास्ते में, बीच में वहां हो सकते हैं, या हो सकते हैं अपने दोस्त के यहाँ चले गए हों, या हो सकते हैं कोई दोस्तों के साथ मिलकर कहीं पार्टी करने चला गया हो। ये सारी संभावनाएं जीवित हैं। लेकिन उनके पिताजी आएंगे तो वो पार्टी वाले जगह पे जाना नहीं चाहेंगे। उनके पिताजी आएंगे दोस्त के रूम पर नहीं जाएंगे। उनके पिताजी आएंगे तो हो सकता है सबसे पहले कोचिंग में आए कि सर मेरा बेटा यहाँ पर है क्या। मतलब क्या हुआ, उनको लगता है उनके बच्चे के पाए जाने की संभावना कोचिंग में ज्यादा है। 100% नहीं, पॉसिबिलिटी है भाई, प्रोबेबिलिटी है।
अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक बार अभी ध्यान सुनना, दंग रह जाओगे सुन करके। अगर आप सही सही बात समझ रहे होगे तो अंदर से आपका दिमाग जो है पूरा हिल जाएगा, यार क्या बोलने वाले हैं अभी। ध्यान सुनने मेरी बात को आप। तो अब वो कोचिंग पर आए आपके पिताजी, मान लो आप कोचिंग पे मिल गए, हाँ समझ लो आप, मान लो आप कोचिंग पे मिल गए, वो बड़ा मजा आया, फिर ठीक है बढ़िया बात है। नहीं मिले तो फिर वो यहाँ जाएंगे फल वाले के पास, या फिर कहाँ जाएंगे बच्चों, हॉस्टल में जाएंगे। ये संभावना है कि कोचिंग में रहेंगे या हॉस्टल वाले के पास रहेंगे या फल दुकान पे। अब वो गौर सुनना, ये तो ठीक है, मान लो बच्चा जो है फल वाले की दुकान पे मिल गया, मान लो उनका बच्चा जो है फल वाले की दुकान पे मिल गया, ठीक है। ये संभावना थी कि यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आया, प्रोबेबिलिटी पे काम क्यों कर रहे हैं उसके पापा, क्योंकि उसके पाए जाने की संभावना कहीं पर भी है, या यूं कह लो कोचिंग में पाए जाने की अनसर्टेनिटी है, वहां पर कि नहीं होने की भी है संभावना, अनिश्चितता है। अब मैं बोल दूं बढ़िया वाली बात, बढ़िया वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की केस में, किसी केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में, जिसमें का उनका बेटा मान लो फल वाले दुकान पे पाया गया, बहुत बहुत गौर से सभी लोग बच्चों अलर्ट हो जाओ, शानदार बात बोलने वाला हूं। अगर उनका बच्चा जो है फल वाली दुकान पे पाया गया, बच्चा मतलब यहां इलेक्ट्रॉन समझो, पाया गया, पाया गया, क्या अभी भी संभावना है क्या कि वो बच्चा कोचिंग में भी होगा? जब वो फल वाली दुकान पे होगा तो कोचिंग में थोड़ी होगा यार। क्या अभी भी संभावना है क्या कि वो हॉस्टल में होगा? नहीं ना, बोलो यस नो, बोलो यस नो। अगर उनका बच्चा फल वाली दुकान पे पाया गया, वो आए और देखे फल खरीद रहा है, ठीक है, तो क्या वो अभी भी कोचिंग में होगा? नहीं, अभी तो फल दुकान पे हो। क्या अभी भी वो हॉस्टल में होगा? यस नो, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, नो ना, नो ना। लेकिन जानते हो इलेक्ट्रॉनिक केस में क्या होता है? बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, मुझे खुद ही समझ आ रहा था यार। इलेक्ट्रॉनिक केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर पाया गया, इलेक्ट्रॉन यहां पर पाया गया और सेम टाइम पर इस बात की संभावना है कि इलेक्ट्रॉन कोचिंग में भी हो, सेम टाइम पर इस बात की संभावना है कि इलेक्ट्रॉन हॉस्टल में भी हो। यहां इलेक्ट्रॉन पाया गया फिर भी क्या, अरे इलेक्ट्रॉनों पगला गया है का भाई। इसको बोलते हैं बच्चों श्रोडिंगर्स कैट थ्योरी, इट्स ए वेरी फेमस यू नो। और मैं अभी सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने एक किताबों का उनके पास बड़ा भंडार था, तो दिखा रहे थे टीवी पर एक बार कि मेरे पास कौन कौन से बुक्स हैं, तो उन्होंने एक ही किताब दिखाई थी, वो यही वाली किताब दिखाई थी। मतलब उस बंदे को भी इसमें बहुत इंटरेस्ट था। भाई दवे मैं आपको मैं बताऊं कि अगर फिर सुनना मेरी बात को, फिर सुन लो भैया आप लोग, इतनी अच्छी बात है, मैं एक बार और समझा देता हूं। आपका कंफ्यूज होना कि सर ऐसा भी होता है क्या, मतलब ये क्या था हॉस्टल, ये क्या बच्चों कोचिंग, ये क्या था सब फल वाला। आपका कंफ्यूज होना अभी मेरे लिए बड़ा उपयोगी है। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सोचो, थोड़ा पजल्ड हो, थोड़ा आपका दिमाग हिले कि एक गार्जियन कोचिंग का बच्चा पढ़ता है, घर से निकले कि बच्चे से मिलना है, उनको मालूम मेरा बच्चा या तो हॉस्टल में होगा, या तो कोचिंग में होगा, या तो फल खरीद रहा होगा। इन तीनों जगह पे उनके बच्चे के पाए जाने की संभावना है। ये हो सकता है बच्चों कि उनके बच्चे के पाए जाने संभावना कोचिंग में 80% हो, हॉस्टल में संभावना मान लो 19% हो, और 1% हो फल की दुकान पाए जाने संभावना 1% या 19%। ओके, ये अलग पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी है। हाँ, लेकिन बहुत गौर सुनना मेरी बात, ये तो नहीं है ना कोचिंग में 100% होगा। वो कोचिंग में आए, पता किया मेरा बच्चा यहाँ पर है क्या, तो मालूम चला उनका बच्चा कोचिंग में है ही नहीं है यहाँ पर, तो संभावना बुझ आया थी। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, पाए जाने की अनिश्चितता थी। फिर वो हॉस्टल में गए तो क्योंकि इस बात संभावना कहाँ जाती, वहां थी, तो हॉस्टल भी नहीं है। यहाँ आए तो देखे वो सेब आम खरीद रहा था, मैंगो खरीद, खुश हुए, चलो कोई बात नहीं, खाना पीना भी चाहिए बच्चों को, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, खुश हुए मिले। तो ये बात है। अब बताओ जब वो फल वाली दुकान पे मिल गया, जब वो बच्चा फल वाली दुकान मिल गया, तो क्या उनका वही बच्चा अभी इसी समय कोचिंग में भी है क्या? फल भी खरीद रहा है, कोचिंग में भी है? बिल्कुल नहीं। क्या वही बच्चा अभी हॉस्टल में भी है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन केस में गजब होता है। जो इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर है बच्चों ना, सेम इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन, किसी दोस्त ने पूछा कि सर वही या डिफरेंट,
सेम इलेक्ट्रॉन उसी टाइम पर यहां पर भी होगा, सेम इलेक्ट्रॉन उसी टाइम पर यहां पर भी होगा। बट ये है कि इन तीनों जगह पर उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग बस होगी। प्रोबेबिलिटी यहां पर तब भी होल्ड कर रही है, प्रोबेबिलिटी यहां पर तब भी होल्ड कर रही है जब वो पाया जा चुका है। मतलब हमने सिक्का उछाला, उछालने के पहले हेड टेल कहते हैं 52%, लेकिन उछाल लिया और हेड आ गया, अब टेल आने की संभावना कितनी है? 0। अब तो हेड आ चुका है। लेकिन यहां पर गजब बात है, घटना हो गई फिर भी संभावना बरकरार है। क्वांटम मैकेनिक्स है भाई ये। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है और वो साइमल्टेनियसली कई जगह पर हमेशा एग्जिस्ट करता रहता है। इसको बच्चों में आपको समझाना तो मुझे नहीं है, बट एक मजेदार कहानी सुना देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। आप लोग मजा आ रहा है ना? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्वांटम का, क्वांटम को लेके लोग पूरी जिंदगी जीते हैं यार, तो इतना इंट्रोडक्शन तो बहुत जरूरी था इसको लेके, ठीक है ना? देखो एक डब्बा है, तो श्रोडिंगर्स कैट थ्योरी है बच्चों। अब बस मैं खाली बोल दूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है? एक इसमें बिल्ली है ना, बिल्ली रानी, मैं बिल्ली नहीं बना रहा हूं यार, ऐसे बस बना दिया, ठीक है? एक बिल्ली है, राइट? तो श्रोडिंगर साहब कहते हैं कुछ उन्होंने इसके अंदर कोई सेटअप बनाया कि मान लो आप बाहर से ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन है, ढक्कन बंद था और आप जब खोलते हो इसमें कुछ जहर और पॉइजन वगैरह रखे हो आप, तो ये संभावना है कि बिल्ली ने ये पॉइजन खा के मर गई हो, या ये संभावना है कि बिल्ली नहीं मरी हो, है ना? तो कहते हैं इसको हटाओ और देखो, मैं आपको अगली क्लास में इसका वीडियोस भी लेके आऊंगा, और मुझे श्रोडिंगर्स पढ़ाना है आपको एक्चुअली में। तो इसको हटाओ और देखो, अगर बिल्ली इसके अंदर मर गई है तो वही बिल्ली सेम टाइम पर जिंदा भी है। क्या है? मर चुकी है, देख लिया, फिर भी जिंदा है। या अगर बिल्ली जिंदा है तो सेम बिल्ली सेम टाइम पर मरी भी है। इसको बोलते हैं श्रोडिंगर्स कैट थ्योरी। इट्स ए वेरी वंडरफुल, इट्स अ बिल्ली के ऊपर ये नहीं होल्ड करता बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे होल्ड करता है। तो नाउ हाँ, मैं आप लोगों को दोस्त कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को कंफ्यूज होते देख के आनंद ले रहा हूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग क्वांटम समझ रहे हो। क्वांटम एक ऐसी चीज है कि जो कहते हो कंफ्यूज है, मतलब आप समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन इज लाइक घोस्ट, यस। सो बच्चों, नाउ मैं अगली क्लास में इसके वीडियोस भी लेके आऊंगा, आपको मजा आएगा। सो नाउ अगर कोई पूछे क्वांटम मैकेनिक्स क्या है बच्चों, तो एक ऐसा मैकेनिक्स जिसमें हम लोग डुअल बिहेवियर को मान के चलते हैं, जिसमें हम लोग अनसर्टेनिटी को मान के चलते हैं। कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, नहीं, प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, संभावना है, सेम टाइम पर सेम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, दैट इज कॉल्ड इन सारी बातों को जब कंसीडर करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स बच्चों सभी के लिए एप्लीकेबल है, छोटे से छोटे, ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, छोटे और बड़े दोनों पे एप्लीकेबल है। ये सबसे शानदार है। दुनिया की जितनी चीजें होती सब में डुअल कैरेक्टर होता है। अब मैं आपको बताता हूं, दुनिया की जितनी चीजें सब में डुअल होता है, सब में अनसर्टेनिटी होती है, सब में प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन जो मासिव बॉडीज होते हैं उनमें अनसर्टेनिटी, डुअल कैरेक्टर बहुत कम हो जाता है। बहुत गौर सुनना मेरी बात, आप दोबारा आपको इस तरह से पढ़ने का मौका मिले बहुत मुश्किल है। मेरा घमंड कह सकते हो, बट ये घमंड है मुझे, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। तो आप लोग बहुत गौर सुनना, आपको इतना डिटेल में, इंटरेस्टिंग वे में बहुत कम लोग बताएंगे। मैं आपको 1-2 और वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय है और मैं कैलकुलेटेड हूं कि मुझे इतने टाइम में इतना कोर्स खत्म करना है। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं चाहता हूं आप लोगों के अंदर साइंस भर दूं मैं। तो बच्चों, जो हमारे अंदर मैं जो हूं ना, मेरे ऊपर भी अनसर्टेनिटी लगता है, मेरा भी डुअल कैरेक्टर है, लेकिन वो इतना कम है, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है कि वहां उसको डिस्कस करने कोई मतलब होता नहीं है। कोई पूछे आपसे कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स बड़े पार्टिकल पे लगता है, क्या बोलोगे? हाँ लगता है। तो क्या वहां मतलब भी रखता है? क्या मतलब नहीं रखता? लगता है बट उसे कोई जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन कोई पूछे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या छोटी चीजों पे लगता है, बोलोगे नहीं लगता है, क्योंकि छोटी चीजों में अनसर्टेनिटी मैटर करने लगती है और ये अनसर्टेनिटी कंसीडर नहीं करते, ये डुअल कैरेक्टर कंसीडर नहीं करते। तो क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे लगता ही नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स दोनों पे लगता है, इस पे एप्लीकेबल नहीं है। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ आई आप लोगों को?
ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक छोटी सी बात बता दूं, क्वांटम मैकेनिक्स में फिर से बोलूंगा, मैं आपको बोल चुका हूं, फिर से बोलता हूं ताकि तुम सोचना, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता या एटम होता, है ना, तो इसे अगर उछालूंगा बच्चों तो बार बार मेरे हाथ में नहीं आएगा। सेम वेलोसिटी से सेम चीज को सेम तरीके से उछालूंगा, होता उछालूं ऊपर चला जाए, उछाल, तो एक ही एक्सपेरिमेंट का एक ही एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में सेम रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग कोई एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कोई आइडिया नहीं बना सकते, मतलब हम लोग इमोशनल होके कोई फार्मूले डराइव नहीं कर सकते, हम लोग को मैथमेटिकल फार्मूले बनाने पड़ते हैं जिनका इमोशन से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग को मैथमेटिकल बहुत कठिन जंबो कॉम्प्लेक्स फार्मूले बनाने होते हैं, और उन्हीं फार्मूले की देन है ये जो सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें डेवलपमेंट देख रहे हो आप, एटॉमिक एनर्जी फलाना ढिमका, जो भी साइंस इतना तेज आगे बढ़ गया है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत बड़ी देन है। तो अब कितना सीखना जरूरी है आप समझ चुके होंगे। ये जो जितना भी आप समझ रहे हो ना, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का भारी योगदान है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो बच्चों हम लोग जैसे ब्रेक मारना, हॉर्न दबाना, बारिश का होना, सुबह का होना, इसको एक्सपीरियंस करते फॉर्मूले बनाते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स को हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि बार बार जिस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं उसमें रिजल्ट अलग अलग आ जा रहा है। इसको उछाला, अभी नीचे आया, दोबारा उछला तो ऊपर चला गया, दोबारा नीचे चला गया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में सेम रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, और इस वजह से वी कुड नॉट डेवलप फार्मूला बाय इमोशनल और बाय एक्सपीरियंसिंग, एंड देयरफॉर वी हैव अ जंबो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस टू सॉल्व दोस क्वांटम रिलेशंस। यस नो, दैट्स अ ब्यूटी। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। नाउ मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, चलिए। हाँ बच्चों, ये जरा क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग, चेक योर कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, जरा ट्राई करिए इसको जल्दी। चलिए कमॉन, देखते हैं कौन कौन से गलत है बच्चों। तो पहले मैं सही वाला टिक मार दूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपी, गलत है ये। क्वांटम मैकेनिक्स जो है सब पे वैलिड है, करेक्ट, नॉट वैलिड नहीं, नॉट अप्लीकेबल चलेगा, अप्लीकेबल नहीं होता लेकिन वैलिड तो है ही। क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक, ये बात तो सही कह रहा है, क्लासिकल जो है माइक्रोस्कोपिक में वैलिड नहीं होता। क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट कंसिडर डुअल बिहेवियर, ये बात सही कह रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स डुअल बिहेवियर कंसिडर नहीं करता। क्वांटम मैकेनिक्स ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिटरमाइन, करेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स जो है इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिटरमाइन करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, नहीं, ये तो कहता है कि उसका पाथ कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता। कि जिन लोगों ने क्वांटम को शुरू किया है वो लोग कहते हैं कि आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं क्या कर रहा हूं, वो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूं। और इसका रीजन है ना बेटा कि जो मैंने कहा ना कि इसमें एक्सपीरियंस हो ही नहीं पा रहा है ना। जैसे मैं आपसे रिक्की से मिलूं और रिक्की मुझे बहुत मतलब रिस्पेक्ट से बातें करें, और कोई मुझे कहे सर रिक्की आप जैसे समझ रहे हो वैसा है नहीं, वो अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं करता, मैं कहा नहीं, तो आई मीन जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तुरंत चेंज हो गया, मतलब कोई एक्सपीरियंस बन ही नहीं पाया। एक्सपीरियंस बनने के लिए सेम रिजल्ट को होना कई बार जरूरी है ना। अब जैसे रिकी तो यहाँ बहुत ही शानदार है, बार बार अच्छा रिजल्ट करता है, अच्छा रिस्पॉन्स करता है, मेरा अच्छा अनुभव उनके साथ में, तो मैं रिकी के विषय में एक आइडिया डेवलप कर रखा हूँ। बट ये अगर ना हो किसी के साथ, मैं कुछ काम करूं उसमें रिजल्ट अलग अलग आ जाए, तो क्या हम कोई फॉर्मूला दे पाएंगे, क्या हम कोई रिलेशनशिप दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो एक्सपीरियंस से हम कोई रिलेशनशिप दे ही नहीं पाते, तो हम लोग उसको महसूस ही नहीं कर पाते हैं, तो कंफ्यूजन तो होगा ही। और इसका है कि अनसर्टेन है, इसमें डुअल बिहेवियर है, इसमें संभावना की बात की जा रही है, तो कह रहा है क्या एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी लोकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आंसर कौन हुआ बच्चों इसमें, मतलब गलत कौन हुआ? ये तो क्वांटम मैकेनिक्स नॉट वैलिड ये गलत हुआ, और क्वांटम मैकेनिक्स ट्रैजेक्टरी डिफाइन करा ये गलत हुआ। तो आवर आंसर विल बी इनकरेक्ट में आंसर इज ए एंड डी। नेक्स्ट मैं जल्दी समय कहता हूं डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके विषय में तो बच्चों डेवलपमेंट मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप लोग एनसीईआरटी में भी क्लासिकल क्वांटम को पढ़ लीजिएगा। इतना डिटेल में बातें नहीं किया गया है, लेकिन मैंने जब बताया था आपको कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। और अगली क्लास में आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझाऊंगा, उसको डिराइव भी करूंगा, तो आपका आइडिया और बढ़ जाएगा। बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स वर्नर हाइजेनबर्ग साहब, याद है ना आपको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अरविंद श्रोडिंगर,
ये जर्मनी के थे, ये ऑस्ट्रिया और बाद में आयरलैंड चले गए। उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ऑस्ट्रिया में ये श्रोडिंगर साहब, मैक्स बोर्न साहब के कहने पर जर्मनी भी आए थे। कहां पर? जर्मनी आए थे। बट उसमें जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर का कुछ तानाशाही रवैया सब कुछ चल रहा था, तो बेचारे भाग गए वहां से, ऑस्ट्रिया भागे और ऑस्ट्रिया में दिक्कत हुई इनको हिटलर की वजह से, फिर आयरलैंड चले गए। ओके, वहां बाकी पूरी जिंदगी रहे। इन दो लोगों ने सेपरेटली, अलग अलग, इंडिपेंडेंटली 1926 में क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ और बातें रखी। वैसे फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मैक्स प्लैंक साहब को कहते हैं, जिन्होंने 1901 में एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इक्वेशन दिया था, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाने में बहुत यूजफुल हुआ था, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत डिटेल में पहले ही कर चुके हैं। यस बच्चों, सो नाउ फंडामेंटल, लेकिन इसका जो फंडामेंटल इक्वेशन था वो दिया था श्रोडिंगर साहब ने। श्रोडिंगर, श्रो ऐसे प्रोनाउंस करना आपको, श्रोडिंगर। ओके, ये मैंने हिंदी में लिखा कि प्रोनाउंस आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो श्रोडिंगर साहब ने दिया था और ये देने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1933 में, 1933 में। और ये इक्वेशन श्रोडिंगर साहब, मैं बोलूंगा आप दंग रह जाओगे, कुछ कहानी, मजेदार कहानियां सुनाऊंगा। इनकी कई बीवियां थी, पत्नियां थी, ये पोलीगैमी में विश्वास रखते थे। उन लोग साथ मिल करके एक जो जीवन जिया था इन्होंने, वो इनको प्रेरित किया था एक इक्वेशन देने में, जो अनसर्टेनिटी को प्रोड्यूस किया था। इट्स लिटिल बिट एक्साइटिंग और चीजें हैं। श्रोडिंगर साहब से पूछा कि आप इक्वेशन कैसे दिए? पता नहीं, हमको लगा कि ऐसा देना चाहिए। और अभी फेयनमैन साहब एक है फिजिक्स के महान विद्वान, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो उनसे पूछा गया था कि ये इक्वेशन कैसे दिए। कि ये मत सोचिए कि श्रोडिंगर ने कैसे दिया, आप बस ये सोचिए कि जो उन्होंने दिया, क्या उससे इलेक्ट्रॉन, बाकी एटम की जानकारी सही सही आ जा रही है? बोले हाँ तो जा रही है, कि बस उसका एंजॉय करिए आप। श्रोडिंगर खुद ही नहीं पता वो कैसे दिए, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंपॉर्टेंट इज दैट वट एवर ही हैड गिवन, दैट इज यूजफुल फॉर अस, राइट। तो इट्स हाउ कंफ्यूजिंग यू कैन सी ऑफ, बच्चों आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तो श्रोडिंगर साहब ने 1925 में इस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, जिसको लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। अब देखिए, जहां, अब मैं थोड़ा बता दूं, जहां पर बोर साहब कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर मारेगा, वहां ये कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे जाएगा, उसमें वेव करेक्टर भी है। It's not all about the quantum mechanics, but it's a little bit that make you clear, थोड़ा बहुत आपको समझाएगा। ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर मारे, कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं ऐसे जाएगा। मजा आ रहा है वीडियो देख के आपको? ओके, ग्रेट। ये जो स्ट्रेंज है, जो मुश्किल है, आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा तो कुछ आइडिया डेवलप होगा और आपको समझ में आना शुरू होगा कुछ बातें क्वांटम की, और मजा आएगा आपको। एक आइडिया बनेगा कि अच्छा क्वांटम ये है, क्वांटम ये है, क्वांटम ये है। तो आपको फील है कि इतना तो कंफ्यूज रहना ही चाहिए, इतना डाउटफुल रहना ही चाहिए। यू विल गेट अंडरस्टैंड। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी, दोनों में डिफरेंस क्या बच्चों। नाउ क्विज, ये क्विज, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन n=2 to n=1 विल प्रोड्यूस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। किस ट्रांजिशन के लिए हमको, किस केस में 2 से 1 आने पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा? जल्दी आंसर करो। आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। वेवलेंथ छोटा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, तो जिसके Z की वैल्यू ज्यादा होगी उस केस में एनर्जी ज्यादा होगी। बोले यस नो? या आपको ये फॉर्मूला पता हो, 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। रिडबर्ग इक्वेशन। वेवलेंथ छोटा होगा अगर Z की वैल्यू ज्यादा होगी तो। Z की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है बच्चों? 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। आंसर विल बी ए, आंसर इज ए। मुझे उम्मीद है ट्राई करोगे आप लोग। तो मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा पढ़ाने वाला हूं जिससे आपके अंदर आइडिया बिल्डअप होगा, क्वांटम में है क्या चीज, क्या पढ़ने वाले हैं। तो डाउट बनना, उसमें क्वेश्चंस बने रहना दिमाग के अंदर, वो क्वांटम का हिस्सा है। अनसर्टेनिटी बने रहना, प्रोबेबिलिटी बने रहना क्वांटम का हिस्सा है। बट आपको अल्टीमेटली समझ आएगा अच्छा क्वांटम है क्या चीज, एंड यू विल कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपके अंदर समझने की टेंडेंसी आएगी। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, मजा आया हो, मुझे कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं, मेरा मन बढ़ता है। आई फील इंस्पायर्ड। मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूं, अच्छे अच्छे वेज ढूंढ के लाता हूं। तो अगर आप कमेंट करते हो सर आपने ऐसा पढ़ाया, ये चेंज करिए, आपने जो किया इसमें ये इंप्रूवमेंट करिए, तो मुझे अच्छा लगेगा।
और मैं चाहूँ कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और कम से कम कुछ और अपने भाई बहनों दोस्तों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू बच्चों। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।